हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPLSP PRT के लिए CDP की अपनी अगली क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जिन पियाजे का जो थ्योरी हम देख रहे थे उसमें उनकी थर्ड स्टेज देखी थी, जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में बताई है बच्चे के लिए। आज हम फोर्थ और लास्ट स्टेप देखेंगे। उसके बाद से इनकी जो थ्योरी है उसका किस तरह से एजुकेशन फील्ड में इम्प्लीकेशन होता है ये देखेंगे। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे क्रिटिसिज्म, किस बात को लेकर के इनकी थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना की गई है इनकी थ्योरीज की। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे और इस हिसाब से आज हम अपना पूरा जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो टोटली जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहली बात कि जो लास्ट इन्होंने स्टेज बताया था वो बताया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये फोर्थ स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था, कि जो चीज़ हमारे सामने ना रखी हो उसके बारे में भी हम सोच पाएँ। और ऐसा हम कब कर पाते हैं? कल्पना करके, यानी कि इमेजिनेशन करके हम चीज़ों को जो है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं रखी है उसके बारे में भी सोच पाते हैं। तो इसी स्टेज में बच्चा जो है इमेजिनेशन करना सीख लेता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो है इमेजिनेशन की पावर जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आप बच्चों को जब क्लास में कहानी वगैरह सुनाओगे तो इस स्टेज के जो बच्चे रहेंगे वो बड़े आराम से उसको बिना कुछ उसको दिखाए, जैसे कि आप मान लो एक छोटे बच्चों को कहानी सुनाओगे तो आप या तो ब्लैक बोर्ड पे या फिर उनकी बुक में ऐसे डायग्राम बना होता है, बिल्ली की कहानी सुना रहे हो तो बिल्ली बनी हुई है या फिर ऐसे। पर अब आप जब 11 साल के बच्चे को जब आप कहानी सुनाओगे तो आप उसको बोलोगे बच्चों इमेजिन करो एक जंगल है, तो बच्चा जंगल को इमेजिन कर लेगा, एक शेर है वो इमेजिन कर लेगा, उसके दिमाग में रहेगा अच्छा शेर तो ऐसा होता है, क्योंकि अब तक उसने 10 साल का एक्सपीरियंस कर लिया है। अब उसको पता है शेर ऐसा दिखता है, तो वो शेर को अपने दिमाग में इमेजिन कर पाता है। और यही होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, जो कि बच्चे के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, अब बच्चे के अंदर जो है डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप होनी शुरू होती है। डिडक्टिव थिंकिंग का क्या मतलब है कि आप कोई बच्चे को कुछ परिभाषा देते हो, कुछ जनरल सामान्य चीज़ बताते हो, उसके बाद उसकी कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताते हो। ठीक है, अब बच्चा धीरे धीरे इन चीज़ों को स्पेसिफाई करने लगता है। जैसे आप बच्चे को बताओगे स्थलीय, मान लो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में आप बच्चों को बताओगे तो आप बोलोगे कि जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं वो क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं। उसके बाद से आप उनसे पूछोगे कि इसके आप एग्जाम्पल बताओ, तो वो आराम से कुत्ता बिल्ली वगैरह बता लेंगे, क्योंकि अब वो जो है डिडक्टिव लर्निंग को धीरे धीरे डेवलप अपने अंदर कर लेते हैं। पहले आप उनसे पूछोगे कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे आसपास जो जानवर है उनको हम क्या कहते हैं, तो वो उतने अच्छे से उनको बोलेंगे वो कि ये चलता है, ये दौड़ता है, ये रेंगता है, ये बताएंगे, बट वो ये नहीं बता पाएंगे इतना स्पेसिफाई करके कि ये स्थलीय है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें उनको सिखाने के बाद ही वो बता पाएंगे, बट उनके अंदर जो है डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो चुकी रहती है, यानी कि एक जनरल डेफिनेशन समझना और उसके बाद से उसके बारे में एग्जाम्पल देना, ये चीज़ उनके अंदर जो है डेवलप हो चुकी रहती है। आपने जो टीचिंग मेथड भी पढ़ा होगा, जिसमें एक होता है इंडक्टिव टीचिंग मेथड और एक होता है डिडक्टिव, जिसमें हम इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव में क्या करते हैं? रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे के अंदर डिडक्टिव थिंकिंग जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है यहाँ से। अब हम बात करेंगे हाइपोथेटिकल थिंकिंग। बच्चे के अंदर काल्पनिक सोच अब डेवलप होनी जो है शुरू हो जाती है। बच्चा अब चीज़ों को कल्पना करने लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मान लो क्लास में आप बच्चों से ऐसे अटेंडेंस लगा रहे हो, कोई एक बच्चा है, उसका एक दोस्त है, मान लो कोई बच्चा ए है और उसका कोई दोस्त है बी। बी आज क्लास में एब्सेंट है। आपने पूछा अच्छा बताओ तुम्हारा दोस्त आज क्यों नहीं आया, तो उसको एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, बट वो 3-4 आपको बहाने बना के दे देगा। वो बोलेगा मैम उसके पेट में दर्द है इसलिए वो स्कूल नहीं आया, उसने मुझे क्लास में आने से पहले अपने घर के पास बोल दिया था। हालांकि ये चीज़ हुई नहीं होगी, पर उसने इतना दिमाग लगा के कल्पना करके सोच के बता दिया। हाँ, उसके पास 2-4 और भी बहाने तैयार होंगे कि उसकी ड्रेस मम्मी ने धुल दी थी, या फिर वो कहीं बाहर घूमने चला गया है, वो घर पे ही नहीं है। वो बहुत सारे बहाने तैयार करके रख सकता है, और ये चीज़ उसके अंदर अभी डेवलप होती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट वाले फेज में, जब बच्चा जो है फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग के फेज में आ जाता है। ठीक है, तो यानी बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल जो है सोच जो है अब डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इस फेज में बच्चे के अंदर जो एक लिटिल साइंटिस्ट की जो बात करते हैं पियाजे, लिटिल साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो वो भी यहीं से डेवलप होता है। कैसे? पहले बच्चा कुछ कल्पना करता है। ठीक है, बच्चा कुछ कल्पना कर रहा है, उसके आधार पर उसने कुछ रूल बना दिया
अब उस रूल के बारे में वो 3-4, अब वो धीरे धीरे जब मतलब बच्चा बड़ा होगा उसके बाद, जैसे हम न्यूटन का अगर एग्जाम्पल लें, न्यूटन ने शुरू में क्या देखा होगा कि सेब भाई नीचे गिर रहा है, वो ज़मीन उसको खींच रही है, तो ये उनकी हाइपोथेसिस ही थी, कल्पना ही थी। बाद में उन्होंने इसको रूल बना दिया। ठीक है, जैसे आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि भैया नाव के बारे में चीज़ें बताएंगे, तो वो पहले उन्होंने उस चीज़ को देखा होगा कि अच्छा ये ऐसे प्रोसेस हो रहा है, तो उसके बारे में वो कुछ हाइपोथेसिस बनाए होंगे। फिर वो बाद में धीरे धीरे करके क्या हुआ होगा, फिर उसके बाद से उसके बारे में उन्होंने एक रूल डेवलप कर लिया। सेम इसी तरह से एडिशन का केस भी आप ले सकते हैं, जिन्होंने बल्ब बनाए 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो उन्होंने तो पहले कुछ ना कुछ कल्पना की होगी, कुछ हाइपोथेसिस लगाया होगा, अच्छा ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें जो बच्चों के अंदर, एडिसन अचानक से साइंटिस्ट नहीं बन गए होंगे, बचपन में उनके अंदर काल्पनिक सोच वाली चीज़ें होती होंगी। हाँ, पर ये चीज़ है, ये सब में नहीं इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि काल्पनिक सोच के आधार पर बच्चे रूल बनाने लग पड़े। कुछ साइंटिस्ट वाली चीज़ें कुछ कुछ लोगों में होती हैं। ठीक, तो इसी फेज में स्टार्ट होती है, कहने का ये मतलब है कि यहाँ से ही बच्चों के अंदर जो है इमेजिनेशन की थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक, बच्चों में ये चीज़ हो गई। उसके बाद से ईगो सेंट्रिज्म इन एडोलोसेंस, कहने का मतलब है कि बच्चों को ऐसा लगता है, आप एडोलोसेंस फेज में बच्चों को देखोगे, उनको लगेगा हु इज़ आई, मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। उनको अपने, एक तो अपने ड्रेस का, अपने लुक का, अपने एक तरह से इमेज का बहुत ज़्यादा एक फियर भी रहता है, और एक तरह से कहीं ना कहीं ईगो उनके दिमाग में रहता है। ये महत्वाकांक्षा वाली ईगो नहीं है, एक तरह से वो ईगो सेंट्रिक कहने का मतलब है उनका पूरा केंद्र उन्हीं के ऊपर होता है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया मेरे बारे में ही सोच रही है। अगर वो स्कूल में गए हैं जस्ट सपोज, और उनका ड्रेस थोड़ा बहुत गंदा है, तो उनको लगेगा पूरी दुनिया, पूरे क्लास के बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरा ड्रेस यार गंदा है। अगर उनको किसी ने, उनके कोई लड़का या फिर कोई लड़की, कोई उनका क्लासमेट अगर उनको देख के हंस देता है, या कोई टीचर हंस देता है उनको देख के, उनको लगेगा यार मेरे ड्रेस पे कुछ लगा हुआ है, या फिर मेरा ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ उनके दिमाग में, मतलब सारा उनके दिमाग में यही रहेगा कि भैया मेरे बारे में दुनिया पूरी सोच रही है। ठीक, उनको ये लगता है। हमारे टाइम में भी ऐसी चीज़ें होती थी, हमें लगता था कि हमारे बाल तो नहीं बिगड़े हैं, या फिर क्लास में हम कैसे लग रहे हैं। ये चीज़ें बच्चों के अंदर इस फेज में देखने को मिलती है। मीन्स इनको क्या लगता है, एवरी वन इज़ थिंकिंग अबाउट मी, ये चीज़ इनके अंदर जो है अभी डेवलप होनी शुरू होती है। ठीक, हाँ, हालांकि ये चीज़ है कि जो ईगोसेंट्रिज्म वाली चीज़ होती है, ये जीवन पर्यंत एक मनुष्य के अंदर पाई जाती है, मतलब ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलती है। हाँ, वो अलग बात है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने लुक का उतना कुछ होशो हवास नहीं रहता है, ना ही इतनी टेंशन रहती है, और जब बुढ़ा हो जाता है इंसान तभी भी कोई टेंशन नहीं रहती है, अरे यार कैसे भी लग रहे हैं, 60 साल के इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है। बट यस, ये पीक पे कब रहती है, जब हम एडोलेसेंस फेज में होते हैं, उस वक्त हमें अपने लुक का कुछ ज़्यादा ही वो रहता है, और बाकी चीज़ों का भी। ठीक है, हम क्लास में, हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, तो सब क्या सोच रहे होंगे, मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर इस फेज में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मल ऑपरेशन पूरा देख लिया, अच्छे से समझ लिया ये क्या चीज़ होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पियाजे की जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ना, इसको हम स्टडी के फील्ड में, मतलब बच्चों को रियल लाइफ में पढ़ाने में किस तरह से इम्प्लीकेशन कर सकते हैं इसका, ये हम क्या करेंगे, किस तरह से इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पियाजे बताते हैं कि हमें स्टडी में इसका किस तरह से, मैंने भैया बहुत सारे चीज़ें बता दी कि ये स्टेज है, फलाना चीज़ें डेवलप हो जाती हैं बच्चों के अंदर, ये वो, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो पियाजे बोलते हैं कि ए चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, बिगाड़ो, बनाओ, कुछ सीखो। ठीक, मतलब कि खुद से करके सीखना कुल मिला करके। तो पियाजे एक तो पहली बात तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले लोग क्या मानते हैं कि ज्ञान को हम डेवलप करते हैं। आग से इंसान जल सकता है, ये हम तब सीख सकते हैं जब हम खुद आग से कभी जले हों। इनका कुल कहने का मतलब ये है कि हम ज्ञान का निर्माण अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं। हमें जब कुछ चीज़ हमारे साथ घटित होती है, उसके बाद हमें पता चलता है अच्छा ये चीज़ होती है। हमें पानी का टच क्या होता है ये हमें तभी पता चल सकता है जब हमारा हाथ कभी पानी में गया हो। ये कहने का इनका मतलब है कि ज्ञान का निर्माण जो है हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे करते हैं। और इसी को ये चाइल्ड के डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की बात करते हैं कि चाइल्ड आर कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो सब कुछ एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, वो सारे ज्ञान का निर्माण जो है सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। ठीक, तो इनके कहने का सबसे बड़ा इनका रीज़न है ये चीज़ कहने का कि भाई
देखो, हम बच्चे का डेवलपमेंट कब करा सकते हैं, जब हम उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएं। मतलब अगर क्लास में उनको पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि टीचर आया, लेक्चर दिया, चल दिया। हम उनको कुछ करते रहने की बात करें, मतलब कुछ एक्टिविटी वाली चीज़ें कराएं। जैसे कि हमने बहुत सारे TLM वगैरह बनाए थे, हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, पोएम भी हम उनको अच्छे से गा के एक्टिविटी करा के सिखाते थे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको टास्क देने चाहिए, बच्चों को कुछ देना चाहिए कि चलो बताओ, ये बनाओ, ये बना के दिखाओ, या फिर तुम क्राफ्ट बनाओ, या कुछ नया आइडिया करो, कुछ सीखो, कुछ अपने मन से करो, कुछ चीज़ें करो। हाँ, और वहाँ टीचर क्या काम करेगा? टीचर इज ओनली अ गाइडेंस। ये नहीं कि टीचर सब कुछ अपना नॉलेज जो है वो बच्चे के सामने उड़ेल के रख दे, बच्चे को कुछ काम ही ना बचे उसमें करने का। तो मतलब बच्चे को एक्सप्लोर करना है, बच्चे को ढूंढना है कुछ, और वो चीज़ों को खुद से जब तक नहीं समझेगा तब तक वो कुछ नहीं सीख पाएगा। इनके कहने का सीधा सा ये मतलब है। यानी टीचर वहाँ पे एक हेल्पर के रूप में होना चाहिए, एक सहायक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में। हमने ये बड़ा डायलॉग सुना होगा कभी, हम कि टीचर बोलते हैं देखो मैं तो गाइड कर सकता हूँ, चलना तो तुम्हें है। वही चीज़ इनके कहने का मतलब है कि हमें एक्टिविटी करानी चाहिए बच्चों से, ताकि बच्चे खुद सीखें और खुद अपने नॉलेज को बिल्ड करें। ठीक, कुछ ज़्यादा ही लंबा समझा दिया मैंने। हाँ, और पियाजे की थ्योरी जो इन्होंने स्टेज बताई है 4 बहुत इंपॉर्टेंट, उससे क्या टीचर्स को हेल्प हो सकती है, स्टडी फील्ड में क्या हेल्प हो सकती है बच्चों को पढ़ाने में। तो इनकी थ्योरी से इंडिविजुअल डिफरेंस का पता चलता है। जैसे कि इनकी थ्योरी में बताया गया है कि एक जो 11 साल का बच्चा है वो फॉर्मल थिंकिंग कर सकता है, बट जो 2 साल का बच्चा है वो फॉर्मल थिंकिंग नहीं कर सकता है। तो जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे, ये हमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। हम एक 2 साल के बच्चे को, जब वो, या फिर 2 से 3 साल का बच्चा है, तो आपने उसकी बुक में देखी होगी कि बड़े रंगीन से होते हैं, अट्रैक्टिव से, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती है। और जब बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं तो बहुत सारे TLM का यूज करते हैं। जैसे हम कलर्स को बताना होता है तो कुछ कलर्स बॉल लेके आते हैं, हम उस तरह से उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे कॉन्क्रीट थिंकिंग ही कर पाएंगे, मूर्त थिंकिंग कर पाएंगे, मूर्त सोच पाएंगे। जो चीज़ देखेंगे वही चीज़ सोच पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए ये इनकी जो स्टेज वाली जो थ्योरी है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहती है इस मामले में कि हम किस क्लास के बच्चे को हमें किस तरह से पढ़ाना है। ये हमें पता चलता है कि वो कैसा सोच रहा है, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे उस आधार पे। और जो 11-12 साल का बच्चा है, उसको अगर आपको कुछ पढ़ाना है तो उसके लिए आपको इतना ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई ये बच्चा तो फॉर्मल थिंकिंग कर सकता है, तो हमें जो है इसको इसके अकॉर्डिंग पढ़ानी है। तो इस चीज़ में जो है पियाजे की थ्योरी बहुत हेल्प करती है। ठीक, और पियाजे की थ्योरी ये बताती है कि रेडीनेस टू लर्न, यानी कि बच्चा जो आप सिखाने वाले हैं, जो भी आप टॉपिक उसको पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए बच्चा तत्पर है कि नहीं, तैयार है कि नहीं। ठीक, यानी इनके कहने का मतलब है, अगर आप 4 साल के बच्चे को पढ़ाने वाले हैं तो आप उसको कोई बहुत बड़ा सा थ्योरी वाली चीज़ मत दे दीजिए, ऐसी बुक मत पकड़ा दीजिए जिसमें कोई पिक्चर नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, बस ऐसे बुक में चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने उसको दे दिया और बोला पढ़ो। नहीं, क्योंकि अभी उसका उस लेवल तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यानी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिस लेवल का हुआ है, हमें उसे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने की ज़रूरत है। ये इनकी थ्योरी कहती है अगर एक 5 साल का बच्चा है तो हम उसको इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि वो क्या कर पा रहा है, अभी वो क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएगा फिर उतने अच्छे से जो कि वो यहाँ पे कर पा रहा है। ठीक है, या फिर उसको हम जो अगर पिक्चर डायग्राम कुछ ऐसे पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ वो बहुत अच्छे से कब बता पाता है, जब वो 3rd स्टेज में होता है। तो यहाँ पे हम 3rd स्टेज में उसको दे सकते हैं कि चलो इसको क्लासीफाई करो। पर इनके रूल के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि 2 साल के बच्चे को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो क्लासीफाई चलो करो, वो थोड़ा बहुत पहचान पाएगा कि किसी चीज़ को उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो इतने अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, उड़ने वाले जंतु कौन से हैं, चलने वाले रेंगने वाले कौन से हैं, इनको वो उतने अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर पाएगा 2nd स्टेज का बच्चा, प्री ऑपरेशनल वाला, जितना कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन वाला कर पाएगा। तो इनकी जो थ्योरीज हैं उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि बच्चा क्या सीखने के लिए तैयार है, इस एज में हम उसको क्या सिखा सकते हैं, ये बताता है। ठीक, तो यहाँ हमने इनकी थ्योरी का किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, ये भी हमने देख लिया। इनकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कि भाई पियाजे की इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों किया गया, किस बात के लिए इतनी इनकी आलोचना की गई थी। तो आपने इनकी थ्योरी पढ़ ली पूरी, आपने कहीं पर भी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं देखा होगा।
पियाजे का मानना है कि जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ओवरऑल जो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, जब वो उसकी एज आएगी तभी वो डेवलप हो पाएगा। मतलब अगर एक से 2 साल का बच्चा है तो वो कलर नहीं पहचान सकता है, इनके कहने का मतलब है। वो 2 से अगर 7 साल का बच्चा है तो वो कुछ भी मतलब किसी चीज़ को देख के सीख नहीं सकता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं शो कर सकता है, इनके कहने का मतलब है। इनके कहने का मतलब है कि वो जब इतने एज का होगा तभी वो चीज़ वो सीख पाएगा। बट इन्होंने सोसाइटी और कल्चर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। समाज का कोई रोल नहीं होता है, कल्चर का कोई रोल नहीं होता है। बट लोग कहते हैं कि एक मान लीजिए कोई दुकान है, ठीक है, आपने छोटे छोटे बच्चों को भी दुकान में अपने माँ बाप के साथ काम करते हुए देखा होगा। एक छोटा सा बच्चा मान लीजिए पेंट की दुकान है और उसमें कई कलर के पेंट अलग अलग खाने में रखे हुए हैं, मतलब आलमीरा में रखा हुआ है, अलग अलग पेंट के अलग अलग कलर के पेंट रखे हुए होते हैं। उसके पिता दुकान पे बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं बेटा रेड कलर की पेंट को ले आना। तो वो जाएगा और रेड कलर वाले बॉक्स में से वो क्या करेगा, वो पेंट लाके अपने पापा को देगा। ग्रीन कलर में से लेके आओ तो वो ग्रीन कलर ला के देगा, ब्लू कलर में से लेके आओ तो वो ब्लू कलर ला के देगा। क्यों? ये तो अभी उसकी एज नहीं है, वो अभी मात्र 5 साल का बच्चा है, तो वो कैसे ये सब सीख गया? ये सब उसने अपने सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही वही है, उसके पिता उसको बचपन से वही दुकान में ले जाते हैं, वो देखते देखते सीख गया है। ठीक, तो इस चीज़ को पियाजे नहीं मानते हैं कि सोसाइटी की वजह से बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है कॉग्निटिव। अब ये तो क्लासिफिकेशन वाली चीज़ होगी ना, कि चीज़ों को उनके कैरेक्टर के आधार पे क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना, जो कि इनका मानना है कि 3rd स्टेज में बच्चा जो है सीख पाता है, ये जो है 7 से 11 वाले में। पर यहाँ तो बच्चा 5 साल का ही है, वो कलर को अलग से क्लासीफाई कर ले रहा है। तो यहाँ पे पियाजे की थ्योरी जो है क्रिटिसाइज़ की जाती है कि आप सोसाइटी को, जो उसका बच्चे का इन्वायरमेंट है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, और सोसाइटी के माध्यम से बच्चे को जो सीख मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही एज का होगा तभी वो सीख पाएगा। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी गलत होती है। दूसरी चीज़, प्याज मतलब गलत नहीं होती है, यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज किया गया है लोगों द्वारा। मतलब और भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे वाइगॉत्स्की हैं, वो समाज पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। ठीक, अब पियाजे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को ये इग्नोर करते हैं। ये बोलते हैं अभ्यास से कुछ नहीं होता है भैया इतना ज़्यादा, बायोलॉजिकल मैच्योर जब तक नहीं बच्चा होगा तब तक चीज़ें नहीं सीख पाएगा। अच्छा, आपने कभी चाइनीज़ कल्चर पे ध्यान दिया होगा? चाइनीज कल्चर पे ध्यान दिया होगा, आप देखें, आप अक्सर देखेंगे कि वहाँ के बच्चे मार्शल आर्ट एकदम प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 साल के बच्चे एकदम अच्छे से। ठीक है, वो फुल्ली एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को और आराम से वो सब कर भी लेते हैं। तो वो क्या होता है, इनके हिसाब से तो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जब तक बच्चे के अंदर नहीं है तो वो चीज़ें नहीं सीख पानी चाहिए उसको। पर वहाँ पे ट्रेनिंग काम करता है, अभ्यास से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे आप आजकल 2 से 3 साल के बच्चे को प्ले वे स्कूल में भेज दिया जाता है। बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल में सिखाई गई सारी चीज़ों को अब फॉलो भी करता है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ही काम कर रहा है ना। यहाँ पे बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जैसी तो कोई चीज़ नहीं है कि 5 साल का बच्चा हो गया और चीज़ें करने लगा है वो सब। तो अभ्यास को भी इन्होंने इग्नोर किया है, ये भी इनकी कमी थी, इसके लिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया है। पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट इज अ अनकंटिन्यूअस प्रोसेस हेल्ड इन स्टेज। पियाजे का कहने का मतलब है कि भैया जो पहला स्टेज है ना, उसमें बच्चा केवल सेंसरी मोटर चीज़ें ही डेवलप कर पाएगा। दूसरे स्टेज में बच्चा केवल प्री ऑपरेशनल चीज़ें ही डेवलप कर पाएगा, मतलब वो ना ही आकार समझ पाएगा, ना रिवर्सिबिलिटी शो कर पाएगा, कुछ नहीं ऐसा कर पाएगा। 3rd स्टेज में केवल उसके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर ही निकलेगा, 4th स्टेज में भी। और इनके कहने का मतलब है कि ये सब अलग अलग स्टेज, अलग अलग चीज़ें, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि पियाजे का मानना है कि डेवलपमेंट अलग अलग प्रोसेस में होती है, जो कि सरासर क्या है, आजकल गलत है। आजकल क्या, एक तरह से इस पर बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है कि अनकंटिन्यूअस है। बट फाइनली क्या कंक्लूजन आता है कि डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, जो कि उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं ना, चाहे फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशियो इमोशनल, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मे बी कि जो चीज़ इस स्टेज में डेवलप होती हो वो कुछ बच्चों में यहाँ डेवलप होती हुई आपको देखने को मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फॉर्मल थिंकिंग केवल इसी स्टेज में करेगा, फॉर्मल थिंकिंग यहाँ पर भी तो कर सकता है थोड़ा बहुत। तो इस चीज़ के लिए जो है इनको क्रिटिसाइज किया गया कि ये मानते हैं कि अलग स्टेज में अलग डेवलपमेंट होगी और ये एक अनकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, पियाजे ने बच्चे की योग्यता को कम आंका है और एडोलेसेंस की एबिलिटी को ये
कम मानते हैं, क्योंकि इनका कहने का सीधा सा मतलब है कि जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा बायोलॉजिकली तो वो सब कुछ कर सकता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखोगे गांव के बच्चों को देखना, वो इतने फ्रैंक रहते हैं। आप वहीं शहर के बच्चों को देखना, मतलब मैं जनरली ये देखा है, आप कभी भी जब आप गए हो स्कूल में पढ़ाने के लिए, जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह लगी हो, तो आप वहाँ देखो गांव के बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे, उनकी एज मान लीजिए 7 या 8 साल की होगी, वो आराम से वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। वो दुकान पे जाना, दुकान से चीज़ों को ले आना, जो 7-8 साल के शहर के बच्चे नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले। क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं वो? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे पियाजे की थ्योरी काम करेगी, यहाँ पे प्रैक्टिस की बात है। क्योंकि बचपन से ही इनके माँ बाप ने इन्हें ये चीज़ कराई है और इनके माँ बाप ने ये चीज़ें नहीं कराई हैं, यानी कि यहाँ पे इनको अभ्यास जो है डिफरेंस कर दे रहा है। यहाँ की प्रैक्टिस कुछ अलग होती है, यहाँ का कल्चर अलग है इनकी, और यहाँ की सोसाइटी अलग है, कल्चर अलग है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनकी एज अलग से बढ़ रही है, इनकी अलग एज बढ़ रही है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए पियाजे को जो है कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया है कि पियाजे ने जो है एडोलेसेंस की एबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू दी है इन कंपैरिजन टू चाइल्ड की एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनकी क्रिटिसिज्म को भी देख लिया कि इनको किस बात के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। और यहाँ पे हमारा टोटली पियाजे का जो थ्योरी था वो कंप्लीट हो गया, सारे स्टेज हमने इनके देख लिए हैं। और